प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड महमूदाबाद जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश भारत। आज मैं बात करूंगा यूपीएससी की। यूपीएससी के प्रति बड़ा आदर है। माननीय संघ लोक सेवा आयोग भारत देश की संस्कृति और भारत की राज व्यवस्था, इसके बाद मानव जीवन के रूप में जन्म के बाद व्यवस्थाओं के बीच में समय, और फिर आ जाता है गरीबी और अमीरी, फिर आ जाता है बीमारी और हॉस्पिटल, और सामाजिक न्याय में जातिवाद, क्षेत्रवाद और शोषण। भारत में जहाँ विविधताएं हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है जो एकदम सही है। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। भारत के संविधान के तहत भारत सरकार में जो सरकारें बनती हैं वह जिस जाति और समुदाय की होती हैं। तो यूपीएससी के विषय में पहले कुछ नहीं पता था। मुझे ये कब पता चला, बचपन में जब कोई कॉलेज में मंत्री या विधायक आते थे तो उनका सम्मान होता था, और एक दिन विचार आया कि इसमें बड़ा कौन होता है। धीरे धीरे मैंने लोगों की समस्याओं को समझना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू किया। आरटीआई आया, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ और है। अमेरिका में या जापान में जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें नियमों का उल्लंघन नहीं है, सभी के लिए समानता है। भारत में समानता नहीं है। भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारत में जन्म लेना। उसके पीछे कारण है इस समय दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई है गरीबी और अमीरी की। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़े तरीके से, गोपनीय तरीके से भेदभाव है। भेदभाव ऐसा, जब हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो हिंदी जन्म लेने के बाद में हिंदी समझ में आएगी। आदमी का बचपन माता पिता और गुरुजन के बीच में बीतता है। आपके सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त माता पिता और गुरुजी हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिनसे आप काका गा सीखते हैं, गुरुजन भी इतने अच्छे होते हैं कि आपके सुख दुख, रोने धोने, खाना पानी, सारी व्यवस्थाएं गुरुजन देखते हैं। बीमारी, सब कुछ देखते हैं। बेटे की तरह से पालते हैं विद्यालय के अध्यापक। इसीलिए मैं अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद में बच्चा पढ़ाई करता है। एक ख़ास बात और है, जब हम किसी काम के लिए तहसील में जाते हैं तो एसडीएम साहब होते हैं, डीएम साहब होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ
जिसमें कुछ आईएएस हैं जिनका नाम मैं लूँगा। विजय शंकर पांडे हमारे आईएएस रहे, कमिश्नर लखनऊ मंडल लखनऊ रहे, और रविंद्र कुमार साहब रहे, जिलाधिकारी के रूप में आमोद कुमार साहब रहे, और पुलिस अधीक्षक के रूप में तो बहुत सीतापुर में शानदार आईपीएस रहे, जो सीधे फ़ोन पे बात करते थे, सुनते थे। और एक मन में बात आती थी कि जब कोई काम तहसील में होता था, बैंक में होता था, बिजली विभाग में होता था, पुलिस में होता था, डॉक्टर अस्पताल में होता था, एलपीजी गैस लेने में लाइन लगना पड़ता था। मैं देखता था जो गरीब व्यक्ति होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, लोग उसको धक्के मारते थे, चीटिंग करते थे, अव्यवस्था होती थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तहसील दिवस का नज़ारा याद है। डीएम साहब आमोद कुमार साहब हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर थे। महमूदाबाद में तहसील दिवस हुआ करता था तो बाहर एक प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर था, तो वो बाहर लोगों की एप्लीकेशन छीन लेता था ताकि डीएम साहब तक बात ना पता चले। डीएम साहब आमोद कुमार साहब थे, तो मुझे याद है किसी एम्बेसडर कार में वो थे, तो उनके पास शिकायत आई तो उन्होंने उस पर ऑर्डर किया बिना घूस के काम कर दीजिए। अब यूपीएससी मैंने आरटीआई के जरिए सारे विभागों को, राजनीति को, नौकरशाही को, न्यायपालिका को, चूँकि खुद वकील हूँ, बहुत ही करीब से समझा है। लाखों प्रार्थना पत्र दिए समझने के लिए। एक शोध है, उस शोध को मैंने किया। अमेरिका में सरकार सख्त है, कानून बराबर है, साफ सफाई है। जापान में भी ऐसा है। आज जापान तरक्की पर है, बौद्धिस्ट देश है, तरक्की पर है। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ों का बड़ा विरोध किया। ज़िंदगी में किसी को जीवन दे ना सकूं तो जीवन लेने का अधिकार मुझे नहीं है। किसी पशु पक्षी, किसी जानवर का उत्पीड़न मैं नहीं करता, किसी पेड़ को मैं नहीं काटता हूँ। यही कारण रहा कि कोविड-19 जब मुझ पर हुआ तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। और एक चीज़ और मेरे शोध में आया, नेताओं से भ्रष्ट हैं अधिकारी ज़्यादा। न्यायपालिका में जब कुछ अधिकारी ईमानदार आ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है काम करने में भी उनके साथ। अच्छा, अब वो ज़माना राजनीति का नहीं रहा कि कोई मंत्री जी के साथ आपने काम किया है, मंत्री जी का फ़ोन आएगा कि आप 12 बजे कैबिनेट मंत्री की शपथ आप लेंगे। वैसा चमत्कार अब किसी के साथ नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हम लोग सीतापुर जिले से हैं, यहाँ हिंदी बोली जाती है और बड़ा भेदभाव होता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक फ़ोटो विधायक जी के साथ, एक फ़ोटो मंत्री जी के साथ, लेकिन जब कोई काम पड़ता है तो सब किनारे हो जाते हैं। और जो पूर्वांचल है उसमें क्षेत्रवाद है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्षेत्रवाद होने के कारण भाषावाद है। आप कर्नाटक राज्य ले लीजिए, आप असम ले लीजिए, अब तो बंगाल में भी अंग्रेजी चल रही है। अच्छा, जो आईएएस में, यूपीएससी में जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं तो इस लेवल के लोग होते हैं, और रिटायर्ड आईएएस होते हैं। यूपीएससी ने मेरा चयन नहीं किया, इसका दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि यूपीएससी को कंट्रोल करने के लिए राजनीति में तो नहीं आऊँगा। काश मुझे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का मौका मिले, तो यूपीएससी को हर वक्त रोना आएगा और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कुछ करें, कुछ बने। यूपीएससी क्रैक करना मेरी चाहत थी, समय था मेरे पास, लेकिन अच्छे टीचरों का अभाव था।
ऑनलाइन कोचिंग में पैसा डूबा, किसी ने मदद नहीं की। महमूदाबाद से कुछ लोग हैं लेकिन उनसे मदद की कोई आशा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, तो मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ता है। और कुर्मी ओबीसी समाज से मैं आता हूँ। रिजल्ट जब आता है तो यूपीएससी का, तो एक बार हृदय कांच की शीशी की तरह बिखर जाता है। मैं सोचता हूँ कि काश यूपीएससी के प्रति मेरा इतना रुझान न होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यूपीएससी का कोर्स पढ़ने के बाद एक अनुभव मिलता है, वो अनुभव बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी ना आना, इंटरव्यू में गलत तरीके से निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में जब सफलता नहीं मिलती है तो वो चाहे म्यूजिक हो, चाहे भोजन हो, चाहे लोगों से मिलना हो या सामाजिक कार्यों में भाग लेना हो, कोई भी चीज़ हो, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाती है। लेकिन मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन को सुरक्षित रखते हुए आगे और अच्छा होगा, इस आशा के साथ अपने कर्म किए जाते हैं और फल की इच्छा नहीं की जाती है। लेकिन यूपीएससी से जो मुझे दर्द है वो बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी के मामले में मैंने राजनीति भी की, मैंने व्यापार भी किया, मैंने सामाजिक कार्य भी किया, संस्था बनाई, मानवाधिकारों पर भी काम किया, सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। लेकिन दुर्गति इस बात की है कि मानव जीवन एक बार मिला है और भारत जैसे देश में मैंने भ्रमण किया है, वहाँ पर गरीबी का आलम यह है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हों क्योंकि वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हों क्योंकि वो सत्ता में है। जो लोग सत्ता में हैं उनका चेहरा एकदम चमकदार होता है, कोई चिंता नहीं होती, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। उस समय उनको लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन जब सरकार चली जाती है तो उनका चेहरा देखने लायक भी नहीं बचता है और बेचारे आते हैं तो अपने निजी पैसे से आते हैं। तो यही हाल अधिकारियों का भी है। जब सही समय पर हम यूपीएससी क्रैक करते हैं तो ऐसे ऐसे भावनाएं, ऐसे ऐसे विचार होते हैं कि जिनसे मानव कल्याण हो सकता है। लेकिन जब समाज नहीं चाहता है, जैसे योगी जी है, अगर योगी जी आज मुख्यमंत्री न होते तो उनका जो कौशल है वो दिखाई नहीं पड़ता किसी भी व्यक्ति को। इसी तरह से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनका कौशल विश्व नहीं देख पाता। यूपीएससी के चेयरमैन को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मात्र एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार हैं। इसके अलावा यूपीएससी के गठन में कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं। अब यूपीएससी ने मुझे बराबर अनुत्तीर्ण किया, इसके लिए धन्यवाद। और 2024 की परीक्षा में मैं बैठ भी नहीं रहा हूँ। एक वही बात है, जब समाज नहीं चाहता है कि कुछ मुश्किलें करें तो हम करना भी नहीं चाहते हैं। और जैसे यूपीएससी के अतिरिक्त एसडीएम, पीसीएस की परीक्षा आदमी मजबूरी में देता है। मैं तो कोई परीक्षा देना ही नहीं चाहता अब, ना ही मेरे विचार में अब है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आम किसान है जो 20 रुपये की
आमदनी भी उसके पास नहीं है। कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं सभी से छिपा नहीं है। यूपीएससी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी ताकत है, 1000 आईएएस बना दीजिए, 1000 आईपीएस बना दीजिए, लेकिन नैसर्गिक न्याय नहीं है, मानवता नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी भारत में 40 से 45 साल की एज, 50 साल की एज संघर्ष में ही निकल जाती है। मध्यम वर्गीय परिवार की हालत खराब हो जाती है। यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। जब आप पावर में नहीं होते हैं तो आपकी कोई सुनता नहीं है, आपको अपमान मिलता है। तो भारत में ऐसा ही हो रहा है। इस समय वकीलों को ना तो प्रोटेक्शन दी गई है, ना तो सुरक्षा दी गई है, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। और मैं अभी यूपीएससी की परीक्षा दूंगा, आगे तैयारी में हूँ। यूपीएससी से मैंने आरटीआई भी मांगी, तो कहीं ना कहीं आरटीआई का जवाब नहीं आया। यूपीएससी नई दिल्ली कोई जवाब नहीं देना चाहती है। हम तो मेहनत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तैयारी करेंगे, लेकिन यूपीएससी में जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है। जिस जाति की सरकार होती है उस जाति के लोग अधिक चयनित होते हैं। मैं भी दिव्यांग हूँ और परिस्थितियां सभी को पता है। आपकी जब सफलता बाधित होती है तो सबसे पहले कुछ कमियां हमारे में हैं, व्यवस्था में हैं, और बड़ा दुख होता है। कब बचपन मिला, कब जवानी मिली और कब बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो गए। इस महंगाई के ज़माने में मध्यम वर्गीय परिवार ना तो अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहा है, ना तो कोई बड़े कार्यक्रम कर पा रहा है, ना तो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई व्यवस्था है, और ना ही परिवार को अच्छी परिस्थिति में लाने की व्यवस्था हो है, क्योंकि इतनी महंगाई है। और यूपीएससी में अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनका पैसा भी जाता है और वो बर्बाद भी हो जाते हैं। लेकिन मानव जीवन मिला है, इसमें पूरा प्रयास करना चाहिए सफलता के लिए। अभी यूपीएससी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, मेरे विचार में है। जय हिंद, जय भारत।